हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज हम लोग कोशिका देखेंगे। ये कोशिका जो है साइंस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोशिका तो जो भी यूकैरियोटिक सेल्स में महत्वपूर्ण कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। ये जो सेल्स हैं ये एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं कोशिका जो है वो किस प्रकार के कोशिका जो है ये क्या होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, देखते हैं इसका। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जो कोशिका होती है वो जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है वो श्लाइडेन तथा श्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, उसे श्वान तथा जो स्लाइडेन ने इसे दिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ दिया जा सकता है कि जो है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं यथा जो फर्स्ट कोशिका है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और सेकंड टाइप की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकाएं इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं उनमें ना तो केंद्रक यानी कि इंग्लिश में से न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रान वो भी नहीं पाई जाती है, और केंद्रिका को जो है न्यूक्लियोलस कहते हैं, तो ये भी एब्सेंट होता है। और कलायुक्त कोशिकांग जो है ये भी इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है नहीं पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो इनमें ये अंग तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल से जो भी जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं तो उससे इसका मतलब है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए या आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो है इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो है पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती। जो इसमें जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें संयुक्त नहीं होती है, और इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो जीवाणुओं एवं ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस तथा कलायुक्त कोशिकाएं इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जो अभी आपने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी तो उनमें हिस्टोन जो प्रोटीन था वो नहीं पाया जाता था, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण सेल वॉल जो कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और एनिमल सेल्स में जो है ये एब्सेंट होती है। और ये जो हरे पौधों में जो सेल वॉल पाई जाती है वो क्या सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तो ये पॉइंट जो आपको है अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं ये देखिए उसमें जो सेल वॉल है तो उसका ये अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि पौधों में पाया जाता है उसका इसमें अनुपस्थित होता है, और पादप कोशिकाओं में ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा
मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है तो ये प्रोटीन तथा लिपिड की ये बनी होती है। और ये रॉबर्टसन ने 1959 में ये है जो है कोशिका झिल्ली इसको जो प्रस्तुत किया था, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो सिंगर और निकोलसन ने जो कोशिका का तरल मोज़ेक मॉडल जो प्रस्तुत किया था और उसमें बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाता है, तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर एवं निकोलसन ने इसे प्रस्तुत किया था, दिया था। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रव्यीय जालिका की कला से राइबोसोम्स लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के स्थल होते हैं। तो ये जो भी पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं, आगे है राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 लाइनर क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है, जो राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे का जो पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन नांग या पावर हाउस कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ दिया जाता है कि कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहते हैं? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी, यहाँ आपको एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, जैसे एटीपी दे दिया शॉर्ट में, आपसे पूछ देंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको याद रखना है। ये अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो जो क्रेब्स साइकिल है ये जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज जो है हैंस क्रेब ने 1937 में की थी। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पास जो है पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। आगे देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है तो ये वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। जो पौधों की जो पत्तियां हरी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, तो ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ग्रीन कलर की होती हैं। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है, गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी जो है ये जो है जो बॉडी होती है उसके ही सेल्स हैं। तो उन जो और भी जो सेल्स हैं उन सभी को देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें और भी जो भी कोशिकांग हैं उन सभी को देखते हैं। तो गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। तो यहाँ से जो है लगभग 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्गी बॉडी है, इसका दूसरा नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी उपकरण। तो और इससे इसका जो सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था।
इसकी क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ देते हैं कि गाल्जी जो काय होता है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर उसका जो सही आंसर होगा वो सिस्टर्नी हो जाएगा। आगे के देखते हैं, आगे के ऑप्शंस क्या हैं, आगे का कौन सा सेल्स है। तो आगे का सेल है अपना लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है कि आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग जो है किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम्स की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। अब आगे की सेल्स को देखते हैं, आगे की कौन सी सेल्स है। तो अब देखेंगे केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल जाएगा कि यदि आपको एग्जाम से पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी? 1831 में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। जो भी कोशिका होती है उसमें प्रायः एक ही केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं तो उनमें जो कोशिका का नियंत्रण होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं, इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। तो जो केंद्रक होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो है जीवों में पैतृक लक्षण यानी कि जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य जो है वो डीएनए के द्वारा ही होता है। आगे नेक्स्ट है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 ने की थी। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो इस प्रकार से है, तो ये मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ये इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल को जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। तो ये पॉइंट आपको भी अच्छे से याद रखना है। यह नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित कोशिका में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी कि यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी। ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 23 जोड़ी होती है। और अगर टोटल नंबर पूछा जाए तो 46 यानी कि 46 होते हैं। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। तो ये यहाँ पर XY होता है पुरुष में और महिलाओं में जो है XX होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है नंबर है आपको याद रखने हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी कि जो यहाँ पे अभी देखी थी 23 जोड़ी होते हैं, तो यहाँ पे जो क्या होता है 22 जोड़ी जो बता रहे, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 22 की जोड़ी करेंगे तो 44 हो गए। गुणसूत्र जो है ऑटोसोम होते हैं। तो ये भी पॉइंट एग्जाम से पूछ दिया जाता है। कभी कभी तो पूरे गुणसूत्र पूछ दिए जाते हैं कि टोटल गुणसूत्र की संख्या, अगर टोटल गुणसूत्र संख्या पूछी जाए टोटल तो हो गए 46। और यदि सिर्फ पुरुष में पूछे जाए तो पुरुष में जैसे कभी पूछ देते हैं तो 44 प्लस XY वाला आंसर सही होगा, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं स्त्रियां होती हैं तो उसमें 44 प्लस XX ये वाला आंसर जो है महिलाओं के लिए सही होगा और ये वाला जो है पुरुष के लिए। और यदि ऑटोसोम्स सिर्फ पूछे जाएँ तो ऑटोसोम्स, यदि टोटल ऑटोसोम्स पूछे जा रहे हैं तो हो जाएंगे 44 44 जो ऑटोसोम्स जो है यानी कि ये ऑटोसोम्स जो है टोटल ऑटोसोम्स हो जाएंगे 44। लेकिन यदि सिर्फ ऑटोसोम्स जोड़े में पूछ रहे हैं तो हो जाएंगे यहाँ पर 22 जोड़ी। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है कि टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 और जोड़ी पूछी जाए टोटल
तो हो गई 23 जोड़ी। यदि सिर्फ पुरुषों में वो पूछ रहे हैं तो 44 प्लस XY। यदि स्त्रियों में पूछ रहे हैं तो 44 प्लस XX। यदि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम टोटल पूछे जाएँ तो हो जाएंगे 44 और जोड़े में हो जाएंगे 22 जोड़ी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि आपका जो है ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। आगे देखते हैं। जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं तो वहाँ पर पुत्री पैदा होती है। तो ये थे सेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिन सभी तथ्यों को इस वीडियो में देखा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।